Who will tell me the name of Bhushan's father? I told you that time. His name was Ratnakar Pandit, right? तो कहां पहुंचा था भूषण? जंगल में चला गया था और जंगल में शेर थे, जंगल में हिंस्र श्वापक थे, जंगल में कई तरह के जानवर थे। उनसे बचता हुआ, छुपता हुआ वो पहुंच गया आनंदपुर नाम के गांव में। वहां पे एक साहूकार रहते थे। वो साहूकार भूषण को पता थे, क्योंकि भूषण के जो बड़े भाई साहब थे उनका नाम था चिंतामणि पंडित, और अपने पिताजी के साथ या अपने बड़े भाई के साथ ये भूषण उस साहूकार के यहां कई बार जा चुका था। क्या काम करते थे उसके बड़े भाई और पिताजी? जब वो साहूकार के पास जाते थे तब साहूकार को वो कविताएं सुनाते थे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते थे, और साहूकार को कविताएं सुनना बहुत पसंद था। और जब साहूकार खुश हो जाते थे तो साहूकार अपनी तिजोरी से कुछ पैसे निकालते थे और रत्नाकर पंडित को, चिंतामणि पंडित को पैसे दे देते थे। बख्शीश मिलता था कविता सुनाने के लिए, इनाम मिलता था कविता सुनाने के लिए। भूषण को पता था और भूषण को लगा कि चलो आज साहूकार के यहां जाते हैं और उसको कुछ कविता सुनाते हैं। साहूकार के घर जब भूषण पहुंचा तब रात हो चुकी थी और भूषण ने दरवाजा खटखटाया। स्वयं साहूकार ने ही दरवाजा खोला। देखा तो सामने एक छोटा सा लड़का। उसने पूछा, कौन हो तुम? भूषण ने कहा, आपने पहचाना नहीं? मैं रत्नाकर पंडित का छोटा भाई, चिंतामणि पंडित का छोटा भाई, रत्नाकर पंडित का छोटा पुत्र भूषण है मेरा नाम। मैं आपको कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूं। अच्छा, लेकिन इतनी रात को तुम्हें डर नहीं लगा जंगल से आते समय? नहीं, मुझे आपको कविताएं सुनानी है। अच्छा, आ जाओ, घर में आओ, हाथ पैर धो लो, कुछ खा लो, उसके बाद तुम्हारी कविताएं सुनाओ। भूषण ने हाथ पैर तो धो लिए, लेकिन बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं चाहिए, बस आप मेरी कविताएं सुनिए ना। अरे, इतनी रात को आए हैं, भोजन का समय हो चुका है, इतने दूर से आए हो, थक गए होंगे, भूख लग गई होंगी, कुछ तो खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों? कहीं खाया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। अरे, लेकिन क्यों? श्रीमान जी, मेरी भाभी भी भूखी होंगी आज। जब तक मैं खाना नहीं खाता हूं ना, वो भी खाना नहीं खाती है, और वो भूखी है और मैं खाना खा लूं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे खाना नहीं चाहिए। आप मेरी कविताएं सुनिए ना। हाँ, बैठो, सुनाओ, तुम्हारी कविताएं सुनाओ। और भूषण ने कविताएं सुनाना आरंभ किया। इतना सा छोटा सा लड़का इतनी सुंदर सुंदर कविताएं सुना रहा है। साहूकार अचंभित था, आश्चर्यचकित था, रोमांचित था। साहूकार ने बार बार पूछा, ये कविता तुमने बनाई? हाँ श्रीमान जी, मैं नहीं बनाई है कविता। अरे कमाल है, और सुनाओ। भूषण कविताएं सुनाता गया। साहूकार वाह करता रहा। साहूकार बीच बीच में कहते थे, वाह भूषण, वाह, क्या सुंदर कविता बनाई है। वास्तव में तुम रत्नाकर पंडित के
छोटे पुत्र हो, उनसे भी अच्छी कविताएं बनाते हो। चिंतामणि पंडित के छोटे भाई हो, उनसे भी अच्छी कविताएं बनाते हो। अरे तुम तो सरस्वती के पुत्र हो, तुम गणपति के पुत्र हो। तुम्हारी प्रतिभा कमाल की है। इस उम्र में यदि तुमने ऐसी कविताएं बनाई तो वाह, आगे जाके कमाल कर दोगे तुम। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और साहूकार ने अपनी तिजोरी खोली और उसमें अपने दोनों हाथ डालकर, दोनों हाथ के अंजलि में जितनी सोने की मोहरें बैठती है उतनी मोहरें तिजोरी से बाहर निकाली और भूषण के हाथ में रख दी, अपने नन्हे नन्हे हाथों में। जब भूषण वो सारी सोने की मोहरें ले रहा था, वो सोने की मोहरें नीचे गिर रही थी। इतनी सारी सोने की मोहरें भूषण ने पहली बार देखी थी। भूषण बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने कहा, श्रीमान जी, आप मेरा एक काम कर सकते हैं क्या? बोलो, क्या काम है? श्रीमान जी, मुझे ये सोने की मोहरें नहीं चाहिए। मेरी भाभी आज मुझे बोली कि नमक कमाने की तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम नमक नहीं कमा सकते, सिर्फ खाने को घर पे आते हो। मुझे उसे दिखाना है कि मैं नमक कमा सकता हूं। श्रीमान जी, मेरा एक काम कीजिए ना, ये जो सोने की मोहरें आपने दी है ना, इसका नमक खरीद के दीजिए मुझे। पागल हो गए हो क्या? इतने सोने की मोहरें, उसका नमक? तुम्हें पता है एक सोने की मोहर में एक बैलगाड़ी भर के नमक आ जाएगा। अच्छा, भूषण ने अपने हाथ में जो मोहरें थी वो गिन ली, कोई 40-45 मोहरें थी। भूषण ने कहा, श्रीमान जी, इसमें तो बहुत सारी बैलगाड़ी आ जाएगी, आप मेरे लिए उतनी बैलगाड़ियां भर के नमक खरीद के दीजिए ना। अरे पागल हो गए हो, इतने नमक का करोगे क्या? मेरी भाभी को देना है, उसे बताना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन इतना नमक तो हमारे गांव में मिलेगा ही नहीं, बाजू के शहर में जाना पड़ेगा कल सुबह। हाँ चलेगा श्रीमान जी, कल सुबह जाएंगे, लेकिन आप मेरा इतना काम जरूर कीजिए। ठीक है, अभी सो जाओ, कल सुबह उठकर हम नमक खरीदने जाएंगे। सुबह हुई तब भूषण जगा क्या? वो सोया ही नहीं था, वो रात भर नहीं सोया था। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो रात भर नींद नहीं आती। उस खुशी के मारे भूषण जगता रहा, सुबह होने का इंतजार करता रहा। एक एक पल रात का उसको एक एक साल जैसा लग रहा था। उसको ऐसा हो रहा था कि कब सुबह हो जाएगी, कब मैं शहर में जाऊंगा, कब नमक खरीदूंगा, कब अपने भाभी से मिलूंगा और उसको बताऊंगा कि देखो भाभी, तुम्हारे भूषण में इतनी तो धमक है कि वो नमक कमा सकता है। सुबह होते ही भूषण स्नान आदि करके तैयार हो गया, साहूकार के साथ में शहर गया। 45 बैलगाड़ियां भर के नमक खरीदा गया और बैलगाड़ियां चल पड़ी टिकमापुर गांव के पास, भूषण के गांव में। और सबसे पहली वाली बैलगाड़ी के ऊपर भूषण बैठा था, जैसे कोई रथ पर राजा बैठा हो वैसे। और जब वो सारी बैलगाड़ियां उसके गांव में आई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शोभा यात्रा निकली हो किसी राजा की। पहले गाड़ी पर राजा के जैसा भूषण बैठकर सबके पास देखकर हंस रहा था। लोग पूछ रहे थे, भूषण, अरे भूषण कहां चला गया था? रात भर हम तुझे ढूंढ रहे थे, सारा गांव तुझे ढूंढ रहा था। कहां नहीं ढूंढा हमने, नदी पर जाकर ढूंढा, मंदिरों में जाकर ढूंढा, तुम्हारे सारे दोस्तों के घर पे ढूंढा, पहाड़ों में जाकर ढूंढा, उस इमली के पेड़ पर भी जाकर ढूंढा जहां बैठकर तुम लोगों को इमलियां मारते रहते हो। कहां गए थे? भूषण कुछ नहीं बोल रहा था, भूषण बस मुस्कुरा रहा था। किसी ने जाके रुक्मिणी को कह दिया
अरे अरे रुक्मिणी, तेरा भूषण आया है। बैलगाड़ियों के ऊपर बैठकर इतनी सारी बैलगाड़ियां लेकर आया है, पता नहीं क्या लेके आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा आया हो। रुक्मिणी अपने घर से दौड़ती हुई बाहर आई। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी, लाल हो गई थी, सूख गई थी। रात भर चैन नहीं था। कहां चला गया भूषण? गुस्से के आवेग में कहां चला गया होगा? कुछ लोग तो भूषण का शव, उसका मृतदेह यमुना नदी से ऊपर आता है क्या, इसके इंतजार में यमुना के किनारे ढूंढ रहे थे भूषण को। वो भी दौड़ते हुए गांव में आए। रुक्मिणी दौड़ते हुए निकली अपने घर से। जिस तरफ से वो बैलगाड़ी आ रही थी उस रास्ते पर जाकर खड़ी हुई। उसको अपने पल्ले का भी भान नहीं था। बिना पल्ला लिए दौड़ रही थी रुक्मिणी। उसने देखा सामने से बैलगाड़ी आ रही है, रुक गई देखते हुए। पहली बैलगाड़ी पर भूषण बैठा था, राजा के जैसा। जैसे उसने अपनी भाभी से देखा, भाभी को देखकर उसने छलांग लगाई, कूद कर नीचे आया, दौड़ता हुआ अपने भाभी के पास गया, प्रणाम किया अपनी भाभी को। रुक्मिणी ने भूषण को गले लगाया। कहां चले गए थे? मुझ पर गुस्सा हो गए? नहीं भाभी नहीं, आपने तो मुझे जगा दिया, मैं जग गया भाभी। तुमने कहा था ना कि नमक कमाने की भी धमक नहीं है मेरे अंदर। देखो भाभी, तुम्हारे लिए नमक की 45 गाड़ियां भर के लाया हूं। 45 गाड़ियां। अरे इतनी गाड़ियों के नमक का मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं पता। तुमने कहा था ना नमक चाहिए, लो तुम्हारे लिए नमक लाया हूं। कहां से ले आए? भूषण ने सारा किस्सा सुनाया। और जब भूषण ने सारा किस्सा सुनाया तो रुक्मिणी की आंखों से अब आनंद के अश्रु बहने लग गए थे। रुक्मिणी बोलने लगी, भूषण आप वाकई में बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हो। पढ़ना चाहिए। जब पढ़ने लग जाओगे तब इससे भी अच्छी अच्छी कविताएं बनाओगे। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, जितना मुझे आता है मैं पढ़ाऊंगी। अपने भाई से पढ़िए, अपने पिताजी से पढ़िए, अपने शिक्षकों से पढ़िए, व्याकरण पढ़िए, भाषा शास्त्र पढ़िए। और भूषण वाकई में उस दिन से सयाना हो गया, पढ़ने लग गया। और भूषण अब 18 वर्ष का हो गया। एक दिन भूषण अपने भाभी से बोला, भाभी अब मैं बाहर जाना चाहता हूं। कहां? भाभी मैंने सुना है कि वहां दूर महाराष्ट्र में एक राजा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने जा रहा है। उस राजा का नाम है शिवाजी। मैं जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं दर्शन करना चाहता हूं, उनके कुछ कविताएं लिखना चाहता हूं। आप मुझे अनुमति दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। रुक्मिणी ने कहा, जरूर जरूर जाइए भूषण, लेकिन एक चीज मेरे लिए जरूर लेते हुए आना। क्या चाहिए भाभी? बोलिए क्या चाहिए? मुझे 2 अलंकार चाहिए। 2 अलंकार, 2 गहने। गहने क्या लाऊं? भाभी बताइए क्या लाऊं आपके लिए? हाथ के कंगन लाऊं या गले का हार लाऊं? माथे की बिंदी लाऊं या पैर के पैंजन लाऊं? बताओ बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? ना ना, ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए 2 काव्य अलंकार, 2 कविताओं के ग्रंथ जो आपके अपने बने हुए हो। ऐसे 2 ग्रंथ आते हुए लेते हुए आना। जाओ, मेरा आशीष है, मेरा आशीर्वाद है। जाओ, बहुत बड़ा काम करके आओ। भूषण निकल पड़ा। चलते 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 भूषण महाराष्ट्र में आकर पहुंचा। रायगढ़ के नीचे जो किले का द्वारपाल था उसने रोक लिया। बोला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उसका वेश कुछ और था।
उसकी भाषा कुछ और थी। ये हमारे प्रदेश का नहीं, उसने जान लिया। पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस दर्शन चाहता हूं शिवाजी महाराज के। अच्छा, हमारे राजा के दर्शन करने आए हो? कहां से आए हो? दूर उत्तर प्रदेश से आया हूं, अयोध्या के पास टिकमापुर नाम का गांव है, वहां से आया हूं, कविताएं करता हूं, आपके राजा से मिलना है, उन्हें देखना है। द्वारपाल भूषण को लेकर किल्लेदार के पास गया। किल्लेदार ने जब भूषण का परिचय लिया तब किल्लेदार ने कहा, यहां रुक जाओ, यहां जगदीश्वर के मंदिर में महाराज जब भी आएंगे, उनकी पालकी आएगी, भगवान के दर्शन करने वो इसी समय पहुंचते हैं, यहां पे रुक जाओ। वो जब आएंगे और पालकी से उतरेंगे तब उनका दर्शन आपको हो जाएगा। भूषण जगदीश्वर के मंदिर के पास में खड़ा हो गया। नियत समय पर महाराज की पालकी वहां आकर पहुंची। महाराज पालकी से नीचे उतरे, मंदिर में प्रवेश कर गए। घंटी की आवाज आई, महाराज ने प्रणाम किया, शंभु महादेव का तीर्थ लिया, प्रदक्षिणा की और महाराज बाहर आए। जैसे ही बाहर आए उन्होंने देखा कि कोई नया मेहमान, कोई नया अतिथि वहां खड़ा है। उन्होंने किल्लेदार से पूछा, किल्लेदार कौन है वो कौन है? किल्लेदार ने कहा, मैं आपको बताने वाला था महाराज, ये कवि है, दूर उत्तर भारत से आए हैं, आपके दर्शन की अभिलाषा है उन्हें, इसलिए आए हैं। ऐसा? बुलाओ। भूषण को महाराज ने अपने पास बुलाया और शिवाजी महाराज ने भूषण से पूछा, आपकी तारीफ, आपका परिचय? मैं एक नन्हा सा कवि हूं, कविताएं करता हूं, आपका दर्शन करने आया था, आपको कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूं। अच्छा, बहुत अच्छे। किल्लेदार, कवि महाशय को आज के दरबार में उपस्थित किया जाए, सम्मान के साथ उनको वहां लाया जाए। दरबार भरा हुआ था, दोनों तरफ अष्टप्रधान मंडल बैठा हुआ था, सारे सरदार दरबारी वहां बैठे हुए थे। बीच में चांदी का चौरंग रखा गया था भूषण के लिए। और जैसे ही भूषण उस दरबार में आया, उसने त्रिवार वंदन किया और शिवाजी महाराज ने कहा, तशरीफ रखिए, बैठिए कवि जी, बैठिए। शिवाजी महाराज ने सबसे परिचय कराया, ये उत्तर भारत से आए हैं, कवि है, अपनी कविताएं सुनाएंगे। सुनाए अपनी कविताएं सुनाइए। भूषण उठ खड़ा हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी कविता सुनाए। महाराज का पराक्रम तो उसने जान लिया था, महाराज के बारे में बहुत कुछ जानकारी उसने प्राप्त कर ली थी। और जैसे कोई सरस्वती उसकी जिह्वा पर नृत्य करने लग गई और भूषण ने कविता कहना आरंभ कर दिया। इंद्र जिमि जुम्भ पर, वाड़व स्तंभ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है, पवन वरी बाह पर, संवृति नाह पर, जो सहस्र बार पर, रामत विजराज है। दावाद्रम दंड पर, चित्तामृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर, कन्ह जिमि कंस पर, जोमलेंछ वंश पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। तालियों की गूंज से वो दरबार गूंज उठा, लोग तालियां बजाते रहे, लोग उठकर खड़े हो गए। लोगों ने कहा, फिर एक बार कविराज, फिर एक बार सुनाइए, बहुत सुंदर थी कविता, फिर एक बार सुनाइए। भूषण ने दोबारा से कविता सुनाई। जैसे कोई जृंभ राक्षस के ऊपर इंद्र प्रहार करता है, इंद्र जिमि जुम्भ पर, वाणव सांब पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है। जैसे रघुकुल राज यानी राम रावण के ऊपर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार ये शिवाजी राजा है, रघुकुल राज है। पवन वरी बाह पर, संभुरति नाह पर, जो सहस्र बार पर, रामत विजराज है। दूसरा राम ही इस पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुआ है।
दावा तुम धुंड पर, चित्ता मृग झुंड पर। मृग झुंड यानी हरिणों का झुंड। उस हरिणों के झुंड पर जैसे चित्ता आक्रमण करता है, वैसा ये शिवाजी राजा है। चित्ता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर। जैसे मृगराज है, जैसा जंगल का राजा होता है ना, वैसा ये शेर है शिवराज। जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, जैसा तेज होता है सूर्य का और वो अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तेज तम अंश पर, कंध जिमि कंस पर। कंस के ऊपर जैसे कंध यानी कान्हा यानी कृष्ण जैसे आक्रमण करता है, कंध जिमि कंस पर, जोम लेंछ कंस पर, वैसे ही परकीय मुगलों के ऊपर आक्रमण करने वाला ये राजा शेर शिवराज है। शेर शिवराज, ये शेर आया है दूसरा। लोग तालियां बजाते ही रह गए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 8 बार वही वो कविता बार बार सुनाते रहे। लोगों ने भूषण से कहा, कविराज कुछ दिन यहीं रुक जाइए ना, आपकी और कविताएं सुनाइए ना। और भूषण रायगढ़ पे रुक गए। उनका पहला ग्रंथ तैयार हुआ जिसका नाम था शिवा बावरी। दूसरा ग्रंथ तैयार हुआ जिसका नाम था शिवराज भूषण। एक से एक सुंदर कविताएं उसमें लिखी गई। एक बार शिवाजी महाराज किसी युद्ध पर निकल पड़े थे, साथ में चतुरंग सेना थी, और भूषण देख रहा था कि हाथ में भगवे झंडे लिए चतुरंग सेना निकल पड़ी है। वो दृश्य देखकर भूषण ने कविता लिखी, साजी चतुरंग बीर रंग मितु रंग चढ़ी, सरज शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नद बहदन पारन की नदी नद मद गई रण के रणत है। ऐल खेल पैल भैल खलक में गैल गैल गजद की ठैल भैल सैल उसलत है। तरसु तरंगी दूरी धड़ में लगत जिमी, तर पर वार्य होलत है, वार्य होलत है, वार्य होलत है। जैसे कोई समंदर की लाटे उछल रही, नदी नहीं है तो नद है। इतना बड़ा सैन्य निकल पड़ा है। राज्याभिषेक के समय भूषण ने अपने दोनों ग्रंथ महाराज को अर्पण किए। महाराज ने भूषण का बड़ा सम्मान किया, उसको हाथी भेंट किया। हाथी के ऊपर अंबारी थी और इनाम दिए। भूषण ने इजाजत ली कि महाराज अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मेरे भाभी की बड़ी याद आ रही है। बड़ा सम्मान हुआ भूषण का, और भूषण अपने गांव में लौटा। जब लौटा तो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था और आगे पीछे घोड़े और सैनिक चल रहे थे। उनके हाथ में इनामों के थाल थे। और भूषण अपने गांव में टिकमापुर में आके पहुंचा। लोगों ने जब देखा तब लोग तालियां बजाने लग गए कि अरे ये भूषण, ये कौन से देश का राजा हो गया। और जब रुक्मिणी को खबर गई तो उसी दिन जैसे रुक्मिणी दौड़ती आई थी, वैसी ही आज भी फिर दौड़ती हुई बाहर आई अपने भूषण को देखने के लिए। भूषण हाथी पर बैठा था। जैसे ही अपनी भाभी को देखा, भूषण ने उस माहूत से कहा, हाथी को नीचे बैठाओ। हाथी नीचे बैठ गया और भूषण हाथी से नीचे उतरा, अपने भाभी को प्रणाम किया। उसके हाथ में 2 ग्रंथ थे। वो ग्रंथ उसने अपने भाभी को अर्पण किए। भाभी को बोला, भाभी आपने कहा था ना कि 2 अलंकार लेते हुए आना, ये 2 ग्रंथ अलंकार मैं आपके लिए लाया हूं। शिवाजी महाराज ने कहा है कि ये एक ग्रंथ जिसका नाम है शिवा बावरी, ये तो जैसे सरस्वती का अलंकार है, और ये दूसरा ग्रंथ शिवराज भूषण, ये गणेश का अलंकार है। ये दोनों विद्या की देवता है। ये 2 ग्रंथ मैं आपको अर्पण करता हूं भाभी। सारा गांव देख रहा था भाभी और देवर का ये मिलन। उनके दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। गांव वाले भी उस खुशी में सम्मिलित थे। जो गांव भूषण को एक जमाने में बंदर कहता था, वो नटखट भूषण कविराज भूषण हो गया था। और
उस गांव का भूषण हो गया, उसका इतिहास लिखा गया, भूषण इतिहास में सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो गया। कुछ ऐसा करके हम भी अपना इतिहास बनाएं। ये प्रेरणा भूषण की इस कहानी से हम लोगों को अवश्य लेनी चाहिए। पसंद आई आपको कहानी?